हेलो लर्नर्स, वेलकम टू द चैनल साइंस विद पिंकी। आज हम लोग केमिस्ट्री का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे जिसका नाम है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, तो जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज के टाइम पे एलिमेंट है जो उसके बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं, चाहे उसका मास हो, एटॉमिक नंबर हो, एटॉमिक मास हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो, इन सब चीज़ों का बेस क्या है? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी यहाँ से क्वेश्चंस है वो आते हैं। तो जो एटम है उसके बारे में, जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है उसके बारे में स्टडी करने से पहले हमें एटम के बारे में क्या हिस्ट्री है उसके बारे में पता होना चाहिए। तो कहते हैं कि जो 500 BC से पहले उसके अराउंड एक महर्षि कन्नड़ थे इंडिया के अंदर। उन्होंने क्या चीज़ बोला कि जो मैटर है उसको हम क्या कर सकते हैं, स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, बट एक स्टेज ऐसी आती है जहाँ पे हम उसको फर्दर है वो डिवाइड नहीं कर सकते। तो उसने उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को क्या बोला? परमाणु बोला। जैसे हमारे पास एक ये पार्टिकल है, हम इसको कट करेंगे, डिवाइड करेंगे, ये और छोटा हो जाएगा, इसको और कट करेंगे और छोटा, तो और छोटा और छोटा और छोटा। एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी जहाँ पे हम इसको फर्दर डिवाइड है वो नहीं कर सकते। तो उसको क्या बोला, उस पार्टिकल को क्या बोला उसने? परमाणु बोला। ठीक है, तो जो डेमोक्राइटस थे, ठीक है, उसने इस फंडामेंटल यूनिट को क्या नाम दिया? एटम दिया। महर्षि कन्नड़ ने तो क्या नाम दिया? परमाणु दिया। और जो डेमोक्राइटस थे उसने क्या नाम दिया? इसको एटम नाम दिया। उसने क्या चीज़ बोला कि जो मैटर है हमारा, जब हम इसको डिवाइड करते रहते हैं, सेम चीज़ डिवाइड करते रहते हैं, तो एंड में हमें एक ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा, ऐसा इंडिविजुअल पार्टिकल मिलेगा जिसको हम फर्दर है वो डिवाइड है वो नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो उसके बाद एक लेवोशियर आए थे हमारे साइंटिस्ट, ठीक है, उसने क्या बोला कि जो भी हमारा एटम है उसको हम क्या कर सकते हैं? कंबाइन कर सकते हैं विद डिफरेंट टू लॉज, जिसका फर्स्ट लॉ है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब कि जो हमारा मास है उसको हम ना क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते। सेकंड लॉ उसने क्या दिया कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, मतलब जो भी हमारा एक कंपाउंड होता है वो क्या होता है, उसके अंदर सेम एलिमेंट्स हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, बट उनका जो प्रोपोर्शन है वो हमारा फिक्स रहेगा। ठीक है, तो जो एंटोनियन लेवोशियर है उसको हम क्या बोलते हैं? ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। जो हमारा मॉडर्न केमिस्ट्री का बेस है वो किसने दिया? एंटोनियन लेवोशियर ने दिया, जिसको हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री बोलते हैं। उसने क्या चीज़ दिया? दो लॉ दिए केमिकल कम्बिनेशन को लेकर के। ठीक है, कि जो भी हमारे एलिमेंट्स है, एटम है, उनका केमिकल कम्बिनेशन होता है तो इन टू लॉज के बेसिस पे है वो होता है। फर्स्ट लॉ हमारा क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मीन्स कि जितना आपका वेट रिएक्टेंट्स का रहेगा उतना ही वेट आपका किसका रहेगा? प्रोडक्ट्स का रहेगा। दोनों इक्वल रहेंगे। अगर ये 100 ग्राम है रिएक्टेंट आपका, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी आपका कितना बनेगा? 100 ग्राम है बनेगा। मीन्स जितना रिएक्टेंट है उतना ही आपके पास प्रोडक्ट है वो बनेगा। सेकंड लॉ क्या बोला उसने कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, कि जो हमारे पास मॉलिक्यूल है या कोई भी एलिमेंट है या कोई भी कंपाउंड है उसका क्या होएगा? एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन के अंदर है वो रहेगा। अब जैसे इन्होंने एग्जांपल लिया है रिवर वाटर, ओशन वाटर, टैप वाटर, है तो सभी में वाटर, तो इनका रेशो क्या होएगा? H और ऑक्सीजन का रेशो हमेशा क्या रहेगा आपका? 1:8 है वो रहेगा, कि जो प्रोपोर्शन है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो जो लेवोशियर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है उसने क्या चीज़ डिफाइन करी कि जो मास है वो हम क्रिएट भी नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, बट वो क्या हो सकता है? एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर है वो चेंज हो सकता है, बट जो टोटल मास है वो हमेशा आपका बराबर रहेगा, कि जितना रिएक्टेंट का वेट है आपका उतना ही आपका किसका वेट रहेगा? प्रोडक्ट का वेट है वो रहेगा। ठीक है, तो अगर हम क्लोज सिस्टम की बात करें, क्लोज सिस्टम का यहाँ पे मतलब है कि जैसे हमारे पास कोई भी कंटेनर है, बंद कंटेनर है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? क्लोज्ड बोल देते हैं। मीन्स इसमें से जो मैटर है वो बाहर नहीं जा सकता, ना बाहर से मैटर है वो अंदर आ सकता, तो उसको हम क्लोज्ड
सिस्टम है वो बोल देते हैं। तो इसमें क्या रहेगा कि जितना वेट रिएक्टेंट का बिफोर केमिकल रिएक्शन है, सपोज करो कि ये हमारा 100 ग्राम है बिफोर केमिकल रिएक्शन, ठीक है, और अगर इनमें केमिकल रिएक्शन होगी तो केमिकल रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट का वेट होएगा वो भी आपका क्या रहेगा, 100 ग्राम है वो रहेगा। देखो हम एग्जांपल लेते हैं एक, जैसे आपका क्या कह रहा है कि जब आप 10 ग्राम ऑफ CaCO3 को हीट करते हैं, मतलब ये हमारा किसका वेट हो गया, रिएक्टेंट का वेट। रिएक्टेंट का वेट हमारा कितना दिया है इसने, 10 ग्राम है वो दिया। प्रोड्यूस क्या करता है वो आपका 4.4 ग्राम ऑफ CO2, मतलब जो प्रोडक्ट है उसका वेट क्या गिवन है आपका, एक तो 4.4 और साथ में क्या है 5.6 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, तो 5.6। तो क्या कहता है कि जो 10 ग्राम है वो अगर हम इनका प्लस करेंगे तो ये भी हमारा 10 ग्राम के बराबर आएगा। तो जो वेट ऑफ रिएक्टेंट है वो हमारा ऑलवेज इक्वल टू वेट ऑफ प्रोडक्ट, वेट ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ प्रोडक्ट। तो ये हमारा किस लॉ को रिप्रेजेंट करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को रिप्रेजेंट करता है। इसके और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे अगर हम बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के सॉल्यूशन की रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है कि बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट है वो बन जाता है, जैसे BaCl2 बेरियम क्लोराइड प्लस Na2SO4, ठीक है। जब इसकी केमिकल रिएक्शन होगी तो बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट बनेंगे प्लस NaCl है वो आपका बनेगा। तो जो आपका इन दोनों का वेट रहेगा वही आपका इन दोनों का वेट है उसके बराबर रहेगा। तो ये किस लॉ को फॉलो कर रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को है वो फॉलो करें। जितना वेट इन दोनों का रिएक्शन होने से पहले था उतना वेट इसका रिएक्शन होने के बाद है प्रोडक्ट का वो रहेगा। वेट ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ प्रोडक्ट के बराबर। अगर हम फिजिकल चेंजेस की बात करें, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस है वो आपका एक फिजिकल चेंज है जिसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा। तो अगर आप इसको एक क्लोज सिस्टम में रखेंगे, ठीक है, तो क्लोज सिस्टम में रखेंगे तो जितना आपका आइस का वेट है उतना ही आपका क्या होगा, जो वाटर आइस, इस आइस से वाटर मेल्ट हुआ है उस वाटर का वेट है वो रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका सिंपल डेली लाइफ में आप क्या कर सकते हो, जैसे आपने 10 ग्राम है वो NaCl है, टेबल साल्ट है, नमक है वो लिया और आपने 100 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर है वो डिज़ोल्व करा। तो जैसे ही हम इसको डिज़ोल्व करेंगे, ये तो हमारा रिएक्टेंट का वेट हो गया, कितना हो गया, 110 ग्राम हो गया इसका रिएक्टेंट का वेट। और तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा मीन्स जो कंटेनर है वाटर, जिसमें वाटर है और साथ में हमने NaCl डिज़ोल्व करा है, तो इसका वेट है वो हमारा किसके बराबर होएगा, 110 ग्राम के बराबर होएगा। मतलब कि चाहे वो केमिकल चेंज हो चाहे वो फिज़िकल चेंज हो, दोनों केसेस के अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो फॉलो होता है, ठीक है। सेकंड हमारा लॉ क्या है कि कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब है कि जो रेशो है वो हमेशा आपका सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जो ये लॉ है इसको हम लोग प्राउस्ट लॉ भी बोल देते हैं, क्योंकि इसको किसने डिफ़ाइन करा था, जोसेफ प्राउस्ट ने है वो डिफ़ाइन किया था, ठीक है। तो इसमें इसने क्या चीज़ बोली कि जो भी हमारा केमिकल कंपाउंड होता है अगर उसके अंदर सेम एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं तो वो एक फिक्स्ड रेशो के अंदर होते हैं। वो फिक्स्ड रेशो किसका हो सकता है, मास का हो सकता है, चाहे उसके अंदर हम कोई भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो यूज़ करें। अब जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था पिछली स्लाइड्स के अंदर कि जैसे हमारा वाटर है, चाहे वो हमारा टैप वाटर हो, चाहे वो हमारा रिवर वाटर हो, चाहे हमारा वो ओशन वाटर हो, चाहे किसी जो सोर्स ऑफ वाटर है वो कुछ भी हो, लेकिन वाटर का मतलब क्या है, H2O। H2O का मतलब है कि जो वाटर है वो हमारा 1:8 के अंदर है वो हमेशा रहेगा। अब देखो क्या चीज़ है, हाइड्रोजन 2 है यहाँ पे, 2 एटॉमिक मास इसका 1 होता है, ये हमारा 2 हो गया हाइड्रोजन का, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है, तो 2:16, 2 8 जा 16, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1:8 है वो हो जाएगा, जो हमेशा फिक्स रहेगा, चाहे आपका सोर्स ऑफ वाटर है वो कुछ भी हो। जैसे आपका CO2 है, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन का रेशो वो कितना रहेगा, 3:8 रहेगा। और ये किस बेसिस पे हम डिफाइन कर रहे हैं, बाय मास।
चाहे इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन कुछ भी हो, लेकिन अगर हम बाय मास इसका रेशो देखें तो वो हमेशा हमारा ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। CO2 चाहे आपका फोटोसिंथेसिस से आ रहा हो या आपका बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से आ रहा, तो जो CO2 का रेशो है उसमें कार्बन और ऑक्सीजन का वो हमेशा आपका 3:8 रहेगा। वाटर चाहे आपका टैप वाटर हो, ओशन वाटर हो या रिवर वाटर हो, अदर एनी सोर्स ऑफ वाटर हो, तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो है वो आपका 1:8 रहेगा। तो आज सबसे इम्पोर्टेंट जो थ्योरी दी है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है उसने क्या चीज़ बोली कि जो भी मैटर है हमारा वो किससे मिलके बना है, टीनी इनडिविजिबल पार्टिकल से मिलके बना है, जिसको हम एटम बोल देते हैं। मीन्स जैसे ये हमारा पार्टिकल है, इसको हम कट करते गए ये और छोटा होता गया, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जब इसको हम फर्दर डिवाइड है वो नहीं कर सकते, मतलब इनडिविजिबल पार्टिकल है, जिसको हमने क्या बोला, एटम बोला। ठीक है, तो इसने क्या कहा कि जो एक एलिमेंट हमारे पास, सपोज करो हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूँ, ये जो हमारा कंटेनर है ये हमारा हाइड्रोजन है, उसके अंदर प्रेजेंट है। तो इसके अंदर जितने भी हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेंगे उन सब का साइज़ है वो सेम रहेगा, मास भी सेम रहेगा, और जो अदर प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। एक और एग्जांपल लेते हैं इसका हम लोग कि जैसे हमारे पास ये कॉपर का वायर है, ये हमारे पास जिंक का वायर है। ठीक है, तो जो भी ये कॉपर के जितने भी पार्टिकल्स, जितने भी एटम्स इसके अंदर प्रेजेंट रहेंगे, सपोज करो हमने एक कॉपर का यहाँ से उठाया, एक कॉपर का यहाँ से उठाया, तो इन दोनों कॉपर सेम एलिमेंट है, सेम मास है, सेम इनका अदर प्रॉपर्टीज़, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट सब कुछ सेम रहेगा। तो सेम जिंक के अंदर अगर हमने इसके जिंक के 2 एटम्स उठाए, 2 पार्टिकल्स उठाए, तो उन दोनों का एटॉमिक मास भी सेम रहेगा, एटॉमिक साइज़ भी सेम रहेगा, अदर प्रॉपर्टीज़ भी सेम रहेंगी। ठीक है, लेकिन अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें कि कॉपर और जिंक का कंपैरिजन करें, तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या रहेंगी, डिफरेंट रहेंगी। ठीक है, तो इसने नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या है इसका कि जो एटम्स है उसको हम ना क्रिएट कर सकते, ना डिस्ट्रॉय कर सकते, और क्या ना ही इसको फर्दर स्मॉलर पार्ट्स के अंदर है वो डिवाइड कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट इसने क्या बोला कि जो भी हमारे पास एटम है वो कंबाइन होते हैं, वो क्या होता है, होल नंबर के अंदर है वो कंबाइन होते हैं। होल नंबर मीन्स पॉइंट्स के अंदर वो नंबर है वो नहीं होता। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो एटम्स क्या करते हैं, खुद को रीअरेंज कर लेते हैं, वो ना तो डिस्ट्रॉय होते ना वो क्रिएट किए जा सकते। जैसे हमने पीछे भी एग्जांपल किया था कि जैसे BaCl2 है प्लस Na2SO4 है, पहले तो ये पार्टिकल थे लेकिन इन्होंने खुद को क्या करा, रीअरेंज करा, बट इसमें से कुछ भी गायब है, कुछ भी डिस्ट्रॉय है या कुछ और क्रिएट है वो नहीं हुआ हमारा। ठीक है, तो जो भी केमिकल रिएक्शन होता है उसमें क्या करते हैं, जो एटम्स है खुद को रीअरेंज है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो जो डाल्टन है उसने क्या किया कि इसको बेस प्रोवाइड करा, जिसके बेसिस पे हम लोग आगे हैं वो स्टडी करते हैं एटम के बारे में, उसके क्या क्या चीज़ों के किस चीज़ से मिलके है कोई चीज़ बनी है। तो इसने क्या चीज़ बोली कि जो एटम है वो हमारा फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स है। जैसे एक मकान है, उसको बनाने के लिए बेसिक यूनिट आपकी क्या है, ईंट है। तो जो भी आपके पास एलिमेंट है, कोई भी मैटर है, उसकी बेसिक यूनिट आपकी क्या रहेगी, एटम है वो रहेगी। देखो इसने एटम के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई, लेकिन फिर भी इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं वो इस थ्योरी की रही हैं। तो सबसे पहले क्या चीज़ है, एटम्स आर नॉट इंडिविजिबल। इसने क्या बोला था कि जो एटम है उसको हम फर्दर है वो डिवाइड नहीं कर सकते। एक पॉइंट तक तो छोटा कर सकते हैं कट करके, लेकिन फर्दर है उसको डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन जो बाद की थ्योरीज़ हैं उन्होंने क्या बताया कि जो एटम है उसके अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो इसका ये पॉइंट है वो गलत प्रूफ है वो हो गया। सेकंड इसने क्या बोला कि एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर ऑलवेज नॉट आइडेंटिकल। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जैसे ये कॉपर है तो इसके अंदर जितने भी कॉपर्स के पार्टिकल्स होंगे, एटम्स होंगे, वो सेम होंगे। बट ये चीज़ भी गलत प्रूव हुई, क्योंकि किस कंसेप्ट के बेसिस पे, आइसोटोप में क्या है कि सेम तो एटॉमिक नंबर होता है बट एटॉमिक मास है वो डिफरेंट होता है। जैसे इसका कार्बन का 12 है, इस कार्बन का 14 है।
तो इनका जो एटॉमिक नंबर तो सेम है बट जो एटॉमिक मास है वो डिफरेंट है, ठीक है। और इसने किसके बारे में नहीं बताया, आइसोबार के बारे में नहीं बताया। आइसोबार का मतलब है कि एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट हो, जैसे आर्गन है, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है और जो कैल्शियम है उसका एटॉमिक नंबर 20 है, ठीक है। और इसका एटॉमिक वेट 40 है, इसका भी 40 है। देखो एटॉमिक वेट दोनों का सेम है बट इस तरीके के पार्टिकल्स के बारे में नहीं बताया, और इनको हम क्या बोलते हैं, आइसोबार्स बोलते हैं। मींस जिनका एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट हो बट एटॉमिक मास है वो आपका सेम हो, तो उनको हम क्या बोलते हैं, आइसोबार है वो बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि जो एलिमेंट है वो आपका सिंपल होल नंबर रेशो के अंदर कंबाइन है वो नहीं हो सकते। जैसे 1 2 3 ये आपका होल नंबर है तो कहते हैं कि इसके अंदर कंबाइन नहीं हो सकते, मतलब 1/2 भी हो सकता है, 7/3 भी हो सकता है, तो इस तरीके से हो सकते हैं। नो एक्सप्लेनेशन फॉर एलोट्रोप्स। एलोट्रोप्स क्या होते हैं कि एक ही एलिमेंट है आपके पास, उसकी 2 डिफरेंट फॉर्म्स हैं। जैसे आपका कार्बन है, कार्बन आपका डायमंड की फॉर्म में भी प्रेजेंट है और आपका ग्रेफाइट की फॉर्म में भी प्रेजेंट है, तो कार्बन की ये 2 फॉर्म प्रेजेंट है, तो इनके बारे में डाल्टन ने कुछ नहीं बताया, ठीक है। नो इंसाइट इनटू एटॉमिक स्ट्रक्चर, मतलब इसने एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन ये प्रेजेंट है, इसके बारे में कुछ भी उसने नहीं बताया। इनेबिलिटी टू एक्सप्लेन इलेक्ट्रिकल फिनोमिना, मीन्स जैसे हमारे पास NaCl है, ठीक है, तो NaCl Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव के अंदर ब्रेक डाउन हो रहा है, तो इसने इस तरीके के कंपाउंड्स के बारे में नहीं बताया। उसने सिंपल जैसे H2O है, H2 है, इसके बारे में है वो बताया, मतलब जो आयनिक पार्टिकल्स हैं उसके बारे में इसने कुछ भी एक्सप्लेन है वो नहीं करा। लैक ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स का मतलब है कि जैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक शेल से दूसरे शेल के अंदर जा रहे हैं, तो इसने उसके बारे में भी कोई चीज़ है वो नहीं बताई। देखो इसके इतने सारे ड्रॉबैक्स थे, फिर भी जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है उसको मोस्ट इम्पोर्टेंट माना जाता है, क्योंकि उसने क्या प्रोवाइड करा, बेस प्रोवाइड करा, ताकि हम आगे फर्दर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एटम्स हैं, उसके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं उनके बारे में पता कर सकें। तो जो डाल्टन था उसने जो भी एलिमेंट हमारे प्रेजेंट थे उनके लिए सिंबल्स हैं वो यूज़ करे। जैसे हाइड्रोजन के लिए उसने क्या यूज़ करा, सर्कल के अंदर एक डॉट है वो यूज़ करा। एजोट के लिए उसने क्या यूज़ करा कि जैसे सर्कल है हमारा उसके बीच से एक स्ट्रेट लाइन है। कार्बन को कैसे यूज़ करा, एक सर्कल है वो फिल्ड विद कलर है। ऑक्सीजन सिंपल हमारा सर्कल है। फॉस्फोरस का ये सिंबल है, सल्फ़र का ये है, मैग्नीशिया का ये सिंबल है। लाइम के लिए उसने ये सिंबल वाला यूज़ करा, सोडा के लिए ये यूज़ करा। लेकिन जो ये सिंबल्स उसने बनाए इनको लर्न करना बहुत औखा था, इनको ड्रॉ करना भी औखा था, ठीक है, मुश्किल था, और इनको लर्न करना भी मुश्किल था। तो ये सिर्फ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है इनका कि उसने स्टार्टिंग में ये सिंबल्स दिए थे, इनको हम आज के टाइम में यूज़ है वो नहीं करते। आज के टाइम में हम क्या यूज़ करते हैं, एक एजेंसी है आपकी IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। उसने क्या करा कि जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं उनको 1 या 2 लेटर्स हैं वो प्रोवाइड करे। वो लेटर्स आपका इंग्लिश में भी हो सकता है, लैटिन में भी हो सकता है, और ये क्या यूज़ होते हैं, वर्ल्ड वाइड है ये यूज़ होते हैं। तो जो IUPAC है उसने कुछ रूल सेट करे। उसने क्या बोला कि जो न्यू एलिमेंट आ रहा है उसका नाम हम कब रखेंगे, आफ्टर डिस्कवरी और वैलिडेशन, कि वो सही में न्यू है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद है कि कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें वो क्या करते हैं, टेम्परेरी नेम्स है वो देते हैं जब तक उसकी वैलिडेशन है वो नहीं होती। तो हमारा जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर क्या है, 1 to 18 है वो आपके ग्रुप्स हैं वो प्रेजेंट हैं, जिनका जो एलिमेंट प्रेजेंट है उनका कुछ स्टैंडर्ड एटॉमिक वेट है वो होता है। जैसे हाइड्रोजन को उसने क्या लिखा, H लिखा, हीलियम को He लिखा, कार्बन को C लिखा, गोल्ड को Au लिखा, सोडियम को Na लिखा, ठीक है। तो जो फ़िलहाल कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं हमारे पास, 118 है वो पीरियोडिक टेबल के अंदर है एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो जो ये आप स्क्रीन के ऊपर देख रही हैं ये आपका क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट्स हैं वो प्रेजेंट है, ठीक है। और ग्रुप्स कितने हैं, 18 ग्रुप्स हैं। 18 ग्रुप्स देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। जो लंबाई में है वो तो आपके क्या हैं, ग्रुप्स हैं, ठीक है। और जो आपका हॉरिजॉन्टल में है वो आपके क्या हैं, पीरियड्स हैं। तो पीरियड्स कितने हैं, 7 हैं, और ग्रुप्स कितने हैं आपके, 18 हैं, ठीक है। इस टेबल के बारे में फर्दर हम अगली क्लासेस के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।